अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स इन मैकेनिक्स। तो हम लेक्चर का आगाज़ स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों इसके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैकेनिक्स है वो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है साइंस की। और मैकेनिक्स जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स हमारे पास ऐसी मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करते हैं। इसमें हम मास और फोर्स को इनकाउंटर में नहीं लेके आते। लेकिन अगर हम डायनामिक्स में देखें तो ये ऐसी मैकेनिक्स स्टडी है जिसमें हम लोग फोर्स और मास को इनकाउंटर में लेके आते हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये एक ओल्डेस्ट ब्रांच है साइंस की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इन अकॉर्डेंस विद जनरल प्रिंसिपल्स फर्स्ट इनिशिएटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें बेस करती हैं न्यूटन लॉज पे। न्यूटन लॉज इस क्लासिकल मैकेनिक्स में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। दैट्स वाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स फाउंडेशन है डिफरेंट और फिजिक्स की ब्रांचेस की। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं साइंस के एरियाज़ में, एस्ट्रोनॉमी में जिसमें हम स्टार और प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, या एक फिजिक्स की एक ब्रांच है मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम लोग एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, या जियोलॉजी जिसमें हम लोग सीस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, या इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग ब्रिजेस या बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं। तो हम वी कैन से दैट क्लासिकल मैकेनिक्स हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस in almost every area of science, and it is one of the oldest branch of science. तो अब हम देख लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड किन किन चीज़ों पर होती है और किन किन चीज़ों पर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती। क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड हर जगह होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है किसी दूसरी मैकेनिक्स में। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड उन चीज़ों पर हैं जो इतनी फास्ट मूव नहीं करती, मीन्स के ऐसी चीज़ें जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती और जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 कम होती है। तो उन चीज़ों पर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होती है। वाई? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काफ़ी स्पीड से मूव करेगा तो टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, टाइम रिलेटिव हो जाएगा। तो इसमें फिर हमें स्पेशल रिलेटिविटी को इनकाउंटर में लेके आना पड़ेगा। दैट्स वाई इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी स्टडी दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डज नॉट move too fast, their speed of light is less, their speed is less than speed of light, because otherwise time is no longer absolute and we have to encounter and we need special theory of relativity. तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स उन चीज़ों पर भी अप्लाई होती है जो बहुत स्मॉल ना हो, इतनी लार्ज भी ना हो और इतनी स्मॉल भी ना हो। तो क्लासिकल वी कैन से दैट क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड ऑन स्केल्स विच आर नॉट टू स्मॉल। पार्टिकल्स इतना स्मॉल ही होना चाहिए, बिकॉज अगर हम बहुत स्मॉल एटॉमिक स्केल में देखें तो पार्टिकल जो वो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करता है। तो अगर हम बहुत स्मॉल लेवल में चले जाएंगे तो हम लोग उसकी पार्टिकल की सही तरह स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स, एक हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है मैक्रो ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारी हमारी जो पार्टिकल है अगर वो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो हम लोग फिर स्टडी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल अपनी वेव प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर उसमें हम लोग कोई और मैकेनिक्स लगाते हैं जो होती है क्वांटम मैकेनिक्स। हम ये नहीं कहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। क्लासिकल हम ये कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी होती है वो उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स उसमें स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए उसको स्टडी करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके जितने भी रूल्स हम अप्लाई होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे ही रूल्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल एटॉमिक स्केल पर है तो क्लासिकल मैकेनिक्स की एक्सटेंशन क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स उन चीज़ों पर भी वैलिड नहीं है जो बहुत लार्ज हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो 10⁻⁻⁶ से छोटा है तो उस पर वो सेट ऑफ उसमें क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है। अगर ऑब्जेक्ट है वो जो 10⁻⁶ से ग्रेटर है तो उस पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई होती है। और जो ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन बिटवीन 10⁻⁻⁶ टू 10⁻+6 तो उसमें ये क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उन चीज़ों पर भी अप्लाई नहीं होती जो बहुत फास्ट मूव करती हैं, और बिकॉज
टाइम इसमें रिलेटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट नहीं रहता। और क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम लोगों ने जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात करनी तो एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट काफ़ी लार्ज लाइक गैलेक्सीज वगैरह तो ना उस पर तो टाइम रिलेटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट नहीं रहता। तो दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऑन दोज पार्टिकल्स दैट आर टू लार्ज। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेक्टर्स इन मैकेनिक्स। तो वेक्टर्स क्लासिकल मैकेनिक्स में वेक्टर्स का बहुत यूज़ है। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दो किस्म होती हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। लाइक अगर मैं कहूँ कि आज 47 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये 47 डिग्री मैंने टेम्परेचर की वैल्यू दी है, तो ये अपने आप में एक फ़िक्स वैल्यू है, फुल वैल्यू है। मुझे और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसमें मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल है और मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर के फासले पर है, अब मुझे 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, लेकिन इसमें मुझे ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो इसमें मुझे नहीं पता। तो इसलिए इसमें मुझे अब डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको हम लोग बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसके हम लोग अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो उसके हम 3 कंपोनेंट्स बना लेते हैं, जिसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। अब हमारे पास कोई वेक्टर होता है तो उसको हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जिसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। हेड इंडिकेट करता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड जो उस वेक्टर का हमने लेना है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सिंपल आप इटैलिक लिख लें, या उस वेक्टर के अराउंड आप उसके साथ साथ आप मोड लगाते तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और दो वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स के जैसे काफ़ी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स को। तो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स इक्वल होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर मैं कहूँ कि एक कार 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है और दूसरी कार भी 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है, तो इन दोनों के जो वेक्टर्स होंगे उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स है। इसी तरह अगर हम लोग वेक्टर को 3 डायमेंशन में बात करें तो हम लोग 3D में अगर हम वेक्टर को बात करें तो उसको मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लेके जा सकती हूँ फॉर माय ईज। तो अगर वेक्टर कोई भी है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स में भी होगा, वो वाई में भी होगा और वो जी में भी होगा। तो अगर एक्स में है तो उसका जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस फाई होगा। तो ये हमारे पास ना इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन का कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है। इस तरह अगर कोई वाई अगर आपके पास कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको अपने कार्टेशियन में जाए तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह पी वाई कंपोनेंट्स का पी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी वेक्टर को, तो पी वाई कंपोनेंट्स का हो जाएगा मोड बी साइन थीटा और साइन फाई, जी कंपोनेंट हो जाएगा मोड बी कोस थीटा। और इसी तरह हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई भी वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं अंडर रूट उस वेक्टर के कंपोनेंट्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अपने हम डायरेक्शन निकाल लिए तो हम डायरेक्शन का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो हमने एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा हुआ है tan phi इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका एंगल फाई निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर देख लेते हैं जो आल्सो टाइप है इसकी वेक्टर्स की। तो यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर्स होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यूनिटी। ये एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है फिजिक्स में। वेक्टर्स की जितनी भी टाइप्स हैं जिसमें इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट वेक्टर ही है। और इसी टाइप में फार्मूला भी है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? यूनिट कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास एक ए है ना, तो उसको हम लोग को यूनिट वेक्टर उसका होगा ए कैप, और उसका फार्मूला बनेगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। एक्स का यूनिट वेक्टर हम आई से डिनोट करते हैं, वाई का यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और जो जेड का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो हम लोग उसी वेक्टर किसी भी वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो साथ हम लोगों ने जब कंपोनेंट्स लिखेंगे तो सारे उसको यूनिट वेक्टर भी होगा जो इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन को।
अब हम वेक्टर अलजेब्रा देखते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास काफ़ी रूल्स हैं। एक हमारे पास ट्रायंगुलर रूल है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, एक हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। तो अगर हम लोगों ने कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो सिंपल हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। लाइक अगर मेरे पास एक 5 न्यूटन फोर्स है ईस्ट में जा रही है, 2 न्यूटन फोर्स नॉर्थ में जा रही है, तो मुझे इसकी रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो मैं सिंपल 5 2 को प्लस नहीं कर दूँगी, बिकॉज ये भी मुझे इसमें डायरेक्शन को भी काउंटर लेके आना पड़ेगा। तो कोई भी वेक्टर्स होते हैं वो ऐड होते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड whenever you have to add two vectors, draw first vector which has tail at head, and then draw second vector from the head of the first vector, and similarly draw third vector from the head of the second vector, and after that draw last vector from the tail of the first vector। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर रूल है। इसी तरह एक पैरेललोग्राम का भी रूल है, वो भी ईजी है। तो अभी ट्रायंगुलर रूल और जो पैरेललोग्राम का जो रूल होता है उससे आपको आंसर से सेम आएगा। तो दैट्स वाई मैंने भी आपको सिर्फ एक ट्रायंगुलर रूल बता रही हूँ वेक्टर एडिशन के लिए। अब हम देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो वेक्टर अलजेब्रा जो लॉ है वेक्टर एडिशन है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है। मींस के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए वेक्टर हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह ये आपस में एक एसोसिएटिव भी होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब वेक्टर्स को जो वेक्टर अब इसमें एक नेगेटिव वेक्टर भी इसमें लास्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि नेगेटिव वेक्टर क्या वेक्टर होता है कि एक ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो मतलब मेरे को अगर मेरे पास एक दो वेक्टर्स हैं उसमें से दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं कहूँगी कि उसमें से एक वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के तो इक्वल है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो बस हमने क्या करना है कि अगर मैंने ए माइनस बी करना दो वेक्टर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना, तो सिंपल आप ए माइनस बी की जगह ए प्लस और माइनस बी साथ ब्रैकेट में लिख दें जो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ बी को। तो अगर आपने अब इसको ऐड करना है ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी को, तो आप सबसे पहले ए ड्रॉ करें वेक्टर को। सेकंड वेक्टर मैंने क्या कहा था, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर होता है ना, तो मैंने सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर अब मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ कर दी जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्ट नेगेटिव बी को। अगर मैं पॉजिटिव भी होता तो मैं इसको अपवर्ड ड्रॉ करती। इसी तरह आप एट द एंड आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लें तो इसी तरह आपकी वेक्टर एडिशन हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है उसको आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा एज इट इज़ ही रहेगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि 5 न्यूटन वेक्टर है नॉर्थ की तरफ और अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो 10 न्यूटन वेक्टर होगा नॉर्थ की तरफ। ये मीन्स कि उसका पहले मैग्नीट्यूड 5 था, अब मैग्नीट्यूड 10 हो गया लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ ही दी है। मीन्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर मीन्स कि आप किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी, जस्ट मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। और मल्टीप्लिकेटिव जो वेक्टर बाय स्केलर है तो उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर ओबे करता है। तो होप आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स का मैंने स्टार्ट की है ये सीरीज़, तो इंशाल्लाह होप कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर सून ही अपलोड होगा। आपने अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर करना होगा, तो प्लीज़ आप इसको देखते रहें, सीरीज़ से देखते रहें ताकि आपको सही तरह क्लासिकल मैकेनिक्स की समझ आए। थैंक यू सो मच।